यूपीएससी ने ना एक बार एथिक्स की केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा था, डिजास्टर आने की सूरत में सबसे पहले किसको इवैक्यूएट किया जाए? बूढ़े लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, या फिर बीमार लोगों को? किसको इवैक्यूएट किया जाए? आज एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप यहां पर बीच में बैठे हो, आपके सामने 4 लोग खड़े हैं, आपके अनुसार सबसे पहले सीट किसे मिलनी चाहिए और क्यों? आपको ऑर्डर बताना है। आपको सीट देनी हो तो सबसे पहले आप बी को दोगे, ए को दोगे या सी को दोगे? किसको दोगे और क्यों दोगे? हो सकता है पास्ट में भी आपने ये तस्वीर देखी होगी, बट देखो इस प्रकार के मोरल डायलेमास वाले क्वेश्चंस का आंसर देने से ना थॉट प्रोसेस और ज्यादा क्लियर होती है और एग्जाम में आंसर्स लिखने में और ज्यादा ये हेल्पफुल साबित होती है एक्सरसाइज। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। डेट आज की 22 सितंबर है। काफी सारे आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से संबंधित, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे अब विपक्ष ने जो 14 एंकर्स को बायकॉट किया है, कितना सही कितना गलत है, पूरी पिक्चर समझेंगे, दोनों पक्ष के आर्गुमेंट्स। तीसरे नंबर पे नई पार्लियामेंट का हाल ही में इनाग्रेशन हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है लेजिस्लेचर्स के द्वारा, इससे संबंधित हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब 1960s में इंडिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम चालू किया था ना, तो बहुत से क्वेश्चंस रेज किए गए थे कि यार आपके पास थोड़े तो पैसे हैं, आप क्यों ऐसे प्रोग्राम में खर्च कर रहे हो जिसकी आउटकम ही आपको नहीं पता ही नहीं आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं होंगे। इससे अच्छा तो ये पैसे आप गरीबी को खत्म करने में लगाओ ना। लेकिन देखो, इतने साल बाद आज ये साबित हो गया है कि इंडिया ने उस समय जो स्पेस में पैसे खर्च किए थे वो वर्थ थे। इंडिया पहला ऐसा देश बना हाल ही में जिसने मून के साउथ पोल पर अपना मिशन लैंड करवाया। इसके साथ साथ अभी उसके एक हफ्ते के बाद ही सन को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन भी इसरो ने लॉन्च किया। लेकिन एक चीज आप देखोगे, वैसे औपचारिक रूप से इसरो को इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, बट हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था ना, वो 1969 में नहीं स्टार्ट हुआ, वो उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था। 1969 यानी इसरो के इस्टेब्लिश होने से पहले हमारी जो स्पेस एक्टिविटीज थी ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा कैरी आउट की जाती थी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जीज को 1950s में इस्टेब्लिश किया गया था। आजादी के तुरंत बाद ना देश की सोच ये थी कि ना एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे देश को सीरियस बनना है। इसी सोच के साथ उस समय बहुत से स्टेप्स उठाए गए थे। जैसे 1951 से लेकर 1961 के बीच में 5 IIT इस्टेब्लिश किए गए थे, जो आज के समय में जिनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। 2 IIM इस्टेब्लिश किए गए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 1961 में। बहुत सारे PSU इस्टेब्लिश किए गए थे अलग अलग डाइवर्स एरियाज में, जैसे स्टील, फर्टिलाइजर, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी, ड्रग प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल्स। मतलब मकसद सिर्फ एक था आज़ादी के बाद कि 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया है ना, हमारे देश में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है, एडवांस टेक्नोलॉजी, बट अब अगर आती है तो देश डेवलपमेंट के रास्ते पर चलेगा, देश से गरीबी खत्म होगी। इसी सोच के साथ IIT, IIM, स्पेस प्रोग्राम ये सब स्टार्ट किए गए थे। विक्रम साराभाई जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लीडर हैं, इन्होंने देखो 1960s में ही ये सपना देख लिया था कि सैटेलाइट्स को यूज किया जाएगा पूरे देश में टेलीफोन सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, इसके अलावा एग्रीकल्चर और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। हालांकि देखो, क्रिटिक्स यानी आलोचकों ने यह बोला, इंडिया की जो ये अप्रोच है ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आओ, 200 सालों के सूखे को खत्म करो, इससे गरीबी खत्म होगी, डेवलपमेंट आएगी, ये अप्रोच इंडिया की मूनशॉट अप्रोच टू डेवलपमेंट थी। आप बोलोगे सर ये मूनशॉट अप्रोच क्या होती है? मूनशॉट अप्रोच मतलब काफी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग गोल को इनोवेटिव थिंकिंग के साथ सोल्व करना। जैसे इंडिया में गरीबी को खत्म करना काफी चैलेंजिंग गोल था और इंडिया इनोवेशन ला के गरीबी को खत्म करना चाहता था, तो ये मूनशॉट अप्रोच हुई। जैसे अमेरिका ने ना अपोलो 11 को लैंड करवाया चंद्रमा के ऊपर 1969 में, जो कि देखो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था, काफी इनोवेशन अपने आप में लगी और ये टास्क काफी डिफिकल्ट था। यहीं से ये निकल के आती है मूनशॉट अप्रोच। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया ने जो मूनशॉट अप्रोच अपनाई, मतलब बहुत एम्बिशियस और चैलेंजिंग गोल को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, क्या ये सक्सेसफुल रहा? आंसर है
पार्शियल सक्सेसफुल रहा, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके पीछे रीजंस भी दिए जाते हैं। सबसे पहला रीजन, सरकार ने ना सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं किया। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता देता हूं, आजादी के बाद के सालों में ना हर चीज में सरकार ही इन्वेस्टमेंट करती थी, प्राइवेट सेक्टर के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ये तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छे से ओपन हुई। तो एक ये क्रिटिसिज्म है। दूसरा, सरकार ने ना सोच समझ के एफर्ट्स नहीं लगाए। जैसे ना हमारे पास ना लेबर सरप्लस था, तो हमने उन इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं किया जहां पे ज्यादा लेबर थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गारमेंट्स यानी टेक्सटाइल्स, फुटवियर, इन पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए था, बट इंडिया ने उस समय फोकस किया कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे। अब देखो, पैसा तो इंडिया के पास लिमिटेड ही था, नई नई आज़ादी मिली थी। अगर उतना पैसा आपने खर्च कर दिया कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर, ऐसी इंडस्ट्रीज पर जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है बट एम्प्लॉयमेंट कम लोगों को मिलता है, तो आपके पास पैसा बचेगा नहीं फिर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर खर्च करने के लिए। इस क्रिटिसिज्म का ना अब राइटर जवाब देते हैं। राइटर कहते हैं, देखो ये बोलना कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुई, ये बोलना गलत है। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी पर जब भी काम चलता है ना, तो प्राइवेट प्लेयर्स नई टेक्नोलॉजी पर कम काम करते हैं, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट से ही नई टेक्नोलॉजी आमतौर पर डेवलप होती है। जैसे इंटरनेट इमर्ज होके आया, सबसे पहले यूएसए में इमर्ज होके आया था, वो पब्लिक फंडेड प्रोग्राम था, यूएसए की सरकार ने इस पे पैसा लगाया था। इवन इंडिया में भी आप देखोगे ना, पब्लिक फंडेड प्रोग्राम की सहायता से ही बहुत सारे सेक्टर्स हमारे देश में डेवलप हुए। जैसे कि देखो, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे अनेकों सेक्टर्स हैं जिसमें पहले सरकार ने रिसर्च पे फोकस किया, सरकार ने इन्वेस्टमेंट की, और बाद में प्राइवेट प्लेयर्स की बारी आई इन्वेस्ट करने की। अब देखो, बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, राइटर के अनुसार अगर इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पार्शियल सक्सेसफुल रही, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही, इसका रीजन अगर ये नहीं है कि शुरुआत में पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस हुआ, तो पार्शियल सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है फिर? इसका रीजन राइटर ये बताते हैं, इनइक्वालिटीज सरकार कम नहीं कर सकी, सोशल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर सकी। जैसे देखो, आज़ादी से पहले ना हमारे देश में, आपको पता है, पुराने समय में कुछ सेक्शंस ऐसे थे जैसे शेड्यूल कास्ट या दलित, मतलब कुछ सोशली ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ थी जिनको एजुकेशन का लाभ अच्छे से नहीं मिल पाया। इसी वजह से आज़ादी के बाद उनको रिजर्वेशन दिया गया। अब कायदे से ना ऐसी कम्युनिटीज़ लैंडलेस थी, ज़्यादातर लोग थे इन कम्युनिटीज़ से वो लैंडलेस थे। आज़ादी के बाद सरकार ने ना लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चलाया ताकि ऐसे लोगों को लैंड मिले जिनको पास्ट में एजुकेशन से वंचित किया गया, लैंड से वंचित किया गया, समाज में बिल्कुल जिनको अलग थलग कर दिया गया, तो इनको कुछ लैंड मिले। इसी के लिए लैंड रिफॉर्म्स हमारे देश में आए थे आज़ादी के बाद, बट वो लैंड रिफॉर्म्स ना सक्सेसफुल नहीं रहे। लैंड रिफॉर्म से संबंधित इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है जीएस पेपर 3 में। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा pwonlyes.com पर जाकर। इसके बाद देखो, राइटर ये बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ हम जिस हिसाब से एजुकेशन पे सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए था ना आज़ादी के बाद, उस हिसाब से एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया, अंडर इन्वेस्टमेंट थी। आज़ादी के इतने सालों बाद 2009 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट आया था, इतने सालों बाद। अब इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा देखो ये निकला, आज़ादी से पहले जो ये ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ थीं वो आज़ादी के बाद भी उतनी आगे नहीं बढ़ पाई। जिस हिसाब से इनइक्वालिटीज़ कम होनी चाहिए थी ना, उस हिसाब से देश में इनइक्वालिटीज़ कम नहीं हुई। 2021-22 का डेटा है। जो वर्कर्स कैजुअल काम करते हैं ना, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया डेली वेजिस पे, दिहाड़ी वाला, उसमें से 38.2% तो शेड्यूल कास्ट के वर्कर्स हैं और 11.2% वर्कर्स ऐसे हैं जो जनरल कास्ट से संबंध रखते हैं। ये डेटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। तो पॉइंट साफ है, इनइक्वालिटीज कम नहीं हुई जैसे कि होनी चाहिए थी। जबकि दूसरे ईस्ट एशियन कंट्रीज ने, जापान ने, चाइना ने इस मामले में काफ़ी अच्छा काम किया। 1950s के बाद से ही लैंड रिफॉर्म्स
और दूसरे जो मेजर्स थे ना एजुकेशन संबंधित, वो काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट किए जापान और चाइना जैसे देशों ने, और इसका इनको फ़ायदा भी हुआ। बट हमारे देश में अगर इनइक्वालिटीज़ कम हो जाती, लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से आ जाते, सरकार एजुकेशन पे अच्छे से इन्वेस्ट करती, तो ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हमारे देश में आता। यही ओप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं इनकी भी जॉब लगती, इनके पास में इनकम आती, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होती। इकोनॉमी में डिमांड अगर जनरेट होती तो ज़्यादा फैक्ट्रीज लगती, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारे देश में मजबूत होता। लेकिन ये मौका इंडिया ने खो दिया, क्योंकि आज़ादी के बाद इनइक्वालिटीज़ को कम नहीं किया जा सका। अभी भी आप देखोगे ना इनइक्वालिटीज़ काफ़ी हैं। डोमेस्टिक डिमांड जो है ना ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी अपर इनकम क्लास के लोगों की तरफ से, मतलब अपर इनकम क्लास, अपर मिडिल क्लास, इन लोगों की तरफ से इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड आती है। एंटरप्रेन्योरशिप भी आप देखोगे तो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज से आपको एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम देखने को मिलेगी। तो अभी तक हमने ये पूरा जो डिस्कस किया ना इशू, इसका निचोड़ निकालते हैं। राइटर बोलते हैं किन चीज़ों ने काम किया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट सरकार ने की, टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की, इस चीज़ ने काम किया, अभी भी होना चाहिए। अभी जो विपक्ष काफ़ी बार क्रिटिसिज्म करता है कि सेमीकंडक्टर पे सरकार ना इन्वेस्ट करे, राइटर कहते हैं सेमीकंडक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज इन्वेस्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा बाद में देखने को मिलेगा, इसलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्री में। दूसरी चीज़, इनइक्वालिटी की वजह से ग्रोथ प्रभावित हुई, तो आज सरकार ये इंश्योर करे कम से कम आज के समय में इनइक्वालिटीज़ ना हो। जो ग्रोथ सरकार सुनिश्चित करे ना वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट सरकार सुनिश्चित करे वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, सभी तबकों के लिए होनी चाहिए। ये 2-3 चीजें राइटर बताते हैं इस पूरे आर्टिकल के थ्रू। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल ना पॉलिटी से संबंधित है। हाल ही में INDIA अलायंस ने ना 14 एंकर्स को बायकॉट करने का निर्णय लिया। यानी ये जो अलायंस है ना INDIA, ये अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, स्पोक्स पर्सन को इन 14 एंकर्स के प्रोग्राम में नहीं सेंड करेगा। इसको लेके आज काफ़ी बड़ा आर्टिकल इंटरव्यू की फॉर्म में पब्लिश हुआ है कि अपोजिशन के अलायंस का ये निर्णय सही है या गलत है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स हम जानते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट, मतलब पहले पक्ष में आर्गुमेंट्स जानते हैं, उसके बाद विपक्ष में। पक्ष में पहला आर्गुमेंट ये है कि देखो आरोप ये लगता है, मतलब अपोजिशन का आरोप ये है, ये जो 14 एंकर्स हैं ना, ये हेट मॉन्गरिंग करते हैं, मतलब नफरत के ऊपर अपना प्रोग्राम चलाते हैं। इस वजह से अपोजिशन के अलायंस का ये फैसला कि हम इन्हें बायकॉट करेंगे, इस फैसले से इन एंकर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, मतलब इनको डिसइंसेंटिव होगा कि हमें हेट वाले प्रोग्राम नहीं चलाने चाहिए। और एंकर्स, उनको भी एक लेसन मिलेगा कि अगर हम हेट वाले लेसन्स अगर चलाएंगे तो हमारा बायकॉट कर दिया जाएगा, हमारे प्रोग्राम में कोई भी विपक्ष का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा और इससे प्रोग्राम की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी। तो पॉइंट ये है, एक तो देखो जो एंकर्स हेट फैलाते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है, उनका बायकॉट किया जा रहा है। दूसरा, बाकी एंकर्स को भी एक लेसन सीखने को मिलेगा कि हमारा भी बायकॉट किया जा सकता है अगर हेट वाले प्रोग्राम चलाए गए तो। तीसरा, समाज को भी हेट से बचाया जा रहा है इन एंकर्स का बायकॉट करके, क्योंकि फिर ये जो एंकर्स है ना हेट वाले प्रोग्राम नहीं चलाएंगे तो समाज में हेट नहीं देखने को मिलेगी, समाज नहीं बटेगा। ये भी एक पॉइंट है। तो ये देखो मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स तो और भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि न्यूज़ चैनल्स को भी एक प्रकार से सिग्नल दिया जा रहा है कि आप ये प्रोग्राम बंद करवाओ। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट में है ये फैसला। विपक्ष के द्वारा पूरे इशू को भी हाईलाइट किया जा रहा है कि ऐसे प्रोग्राम नहीं चलने चाहिए जिसमें हेट बेस्ड एजेंडा को प्रोपगेट किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स पक्ष में दिए जा सकते हैं। अब क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है विपक्ष के इस फैसले का? सबसे पहले देखो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। पत्रकारों की आवाज़ को दबाने वाली चीज़ है, नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये सिलेक्टिव अप्रोच है। क्रिटिक्स के अनुसार सिर्फ उन पत्रकारों को चूज किया गया है जिनकी अप्रोच विपक्ष के अगेंस्ट रहती है। कल को देखो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे पत्रकारों को चूज कर लेंगी जो उनके खिलाफ बोलती हैं। समझ गए? मतलब कुल मिला के सारे जो पत्रकार हैं ना, सीधी भाषा में आपको बोलूं तो बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, और
कांग्रेस बाकी पार्टीज के खिलाफ बोलते हैं। अब ऐसी भी पत्रकारों की फौज है जो बीजेपी के खिलाफ बोलती है हमेशा, और कांग्रेस इत्यादि कांग्रेस की जो एलाइज है ना उनके पक्ष में बोलते हैं। तो कल को अगर बीजेपी ने भी उनको बाइकआउट कर दिया तो फिर देखो मीडिया तो और ज्यादा पोलराइज हो जाएगा। जनता को जबकि यह चाहिए कि एक पत्रकार दोनों पक्ष दिखाए, किसी एक पक्ष की बात ना करें। एक पॉइंट देखो यहां पे यह भी निकल के आता है कि ये तो ना ओपोजिशन ने ना औपचारिक रूप से बाइकआउट कर दिया, अदरवाइज देखो अनौपचारिक रूप से बाइकआउट तो हमेशा रहता है। जैसे कुछ पत्रकार ये कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में सरकार के लोग नहीं आते, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कांग्रेस के लोग नहीं आते, कोई ऐलान नहीं किया हुआ, कोई डिक्लेरेशन नहीं की हुई कि हम इनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, बस नहीं जाते। तो ये होता है इनफॉर्मल बाइकआउट, कि आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ लेकिन आप नहीं जाते। तो ऐसा बाइकआउट तो हमेशा से देखने को मिलता है, इनफॉर्मल बाइकआउट। नेक्स्ट पॉइंट फिर ये है बाइकआउट के अगेंस्ट कि आप इन एंकर्स को तो बाइकआउट कर रहे हो, लेकिन वास्तव में आप एक्शन लेना चाहते ना, आप न्यूज चैनल्स को बाइकआउट करते, आप इन प्रोग्राम्स के एडिटर्स को बाइकआउट करते, प्रोड्यूसर्स को बाइकआउट करते। क्योंकि देखो एंकर बिना प्रोड्यूसर और एडिटर की अनुमति के प्रोग्राम चला ही नहीं सकते। तो कायदे से आपको एडिटर्स और प्रोड्यूसर्स को बाइकआउट करना चाहिए था, लेकिन आपने उनको बाइकआउट नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि आपको भी लाइमलाइट चाहिए। आप सिर्फ एक मैसेज देना चाहते थे जो आपने दिया, सही मायने में आप बदलाव नहीं लाना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया जाता है, ये जो एंकर्स है ना, बल्कि ये और ज्यादा अब पॉपुलर हो जाएंगे अपने समर्थकों के बीच में। समझ गए? तो ये सारे हमने आर्गुमेंट्स डिस्कस किए बाइकआउट के विपक्ष में। अब कंक्लूजन में देखो ये कहा जा सकता है कि आज के इस पोलराइजेशन वर्ल्ड में ना कायदे से पत्रकारों को निष्पक्ष होकर काम करना तो चाहिए, लेकिन ये कहना बहुत ज़्यादा आइडियल होगा। पत्रकार भी समाज का हिस्सा हैं, वो भी कोई ना कोई पक्ष ले लेते हैं, फिर उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। जैसे कुछ बीजेपी की साइड हैं, कुछ कांग्रेस की साइड हैं। लेकिन बाइकआउट करना एक उचित कदम नहीं है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए न्यूज चैनल्स की तरफ से, जनता की तरफ से। अगर जनता इन हेट मॉन्गरिंग प्रोग्राम्स को देखना ही बंद कर दे तो टीआरपी कम हो जाएगी। ये न्यूज चैनल्स टीआरपी वाले प्रोग्राम यानी हेट मॉन्गरिंग वाले प्रोग्राम इसलिए चला पाते हैं क्योंकि जनता उन्हें देखती है, टीआरपी मिलती है। तो कुछ ना कुछ अवेयरनेस देखो जनता में भी आनी चाहिए। और शुरुआत में पॉलिटिकल पार्टीज जब बनी थी ना, पॉलिटिकल पार्टीज का एक मकसद ही था कि जनता में जागरूकता लेके आना, सोशल रेवोल्यूशन लेके आना, सोशल रिफॉर्म्स लेके आना। बट पॉलिटिकल पार्टीज ना अपना ये काम आज के समय में भूल सा गई हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का काम रह गया सिर्फ और सिर्फ जैसे तैसे करके सत्ता हासिल करना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम होता है सोशल रिफॉर्म्स लेके आना, समाज में बदलाव लेके आना, लोगों को अवेयर करना। वैसे आप बताइए आपकी क्या सोच है इस मुद्दे के ऊपर? क्या आपको लगता है कि एंकर्स का बाइकआउट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? सॉल्यूशन क्या है इस पूरे इशू का? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पूर्ण आर्टिकल कानून बनाने की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स की बात पहले करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। जब मशीन देखो इंसान की तरह काम करने लगती है ना, देखो इंसान कैसे काम करता है। इंसान अपना दिमाग लगाता है, रीजनिंग की पावर इस्तेमाल करता है, सोच समझ के फैसले लेता है। आमतौर पर कुछ समय पहले तक मशीन के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती थी। मशीन को तो सिर्फ जो बोल दिया, यानी कंप्यूटर को जो कमांड दे दी वैसे ही काम करती थी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पिछले कुछ सालों में इमर्ज होकर आई है। इस टेक्नोलॉजी में मशीन इंसान की तरह इंटेलिजेंस का यूज करती है और फैसले लेती है। हाल ही में रिसेंट एग्जांपल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में आप कुछ पूछते हो, मशीन उस जवाब का आंसर देती है। और सिंपल एग्जांपल देख लीजिए एलेक्सा। एलेक्सा जो एक डिवाइस है उससे आप बात कर सकते हो। वो ह्यूमन बीइंग की तरह फैसले लेती है, अपना दिमाग इस्तेमाल कर कर, आपकी आवाज़ सुनकर। अनेकों एग्जाम्पल्स हैं आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। राइटर इस आर्टिकल में फोकस करते हैं कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है लॉ मेकिंग में, लॉ को और ज़्यादा इंप्रूव करने में। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए ये चैट जीपीटी जैसा जो टूल है ना, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अवेलेबल है, पार्लियामेंटेरियंस के लिए अवेलेबल है।
अब कुल को कोई कानून सरकार लेकर आई, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, तो इस टूल की सहायता से कोई एमपी जो है पूछेगा इस चैट जीपीटी से, बताओ क्या कमियां हैं इस बिल में, और ज़्यादा रिसर्च कर सकता है, रिसर्च करके पॉइंट नोट करेगा और पार्लियामेंट में ला धड़ाधड़ पॉइंट्स। तो ऐसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, फायदेमंद साबित हो सकती है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अपनी वो रिसर्च क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा उन्हें मिल जाएगा आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। प्रिपेयरिंग ब्रीफ्स, मतलब पार्लियामेंट में क्या बोलना है वो जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं। बोलेंगे कि मुझे 3 मिनट तक इस इशू पर बोलना है पक्ष में, जल्दी से मुझे पॉइंट्स दीजिए, और वही तोते की तरह पॉइंट बोल देंगे पार्लियामेंट में। मतलब समझ गए, ये सारे फायदे हैं। फायदे और भी हैं। कुल मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमएलएस को एम्पावर करती हैं। अब जैसे देखो हमारे देश में ना रिलेटिवली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री सीट है या फिर विधानसभा की सीट है, लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। मतलब एक एमपी या एमएलए ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। क्यों? पॉपुलेशन ज़्यादा है, 140 करोड़ तो लोग हैं ना हमारे देश में। तो देखो इतने सारे लोगों की समस्याएं हैंडल नहीं कर पाता एक एमपी या एमएलए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ना उसको पता लग जाएगा बड़ी बड़ी डिमांड्स क्या हैं सिटीजन्स की, और उसी हिसाब से फिर वो फैसले ले सकता है। मीडिया ओपिनियन का पता लगा सकता है एमपी या एमएलए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। उसके पास वक्त नहीं है इतने सारे चैनल्स देखने का, 300 चैनल्स है हमारे देश में, कौन बैठ के देखे एक चैनल। लेकिन एमपी या एमएलए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पता लगा लेगा क्या माहौल चल रहा है, मीडिया का क्या व्यू चल रहा है अलग अलग इशू पर। सिटीजन सेंट्रिक एसोसिएशंस हैं, देश के नागरिक आपस में एसोसिएशंस बनाते हैं ना, उनकी वॉइसेस भी पता लग सकती हैं एमपीज और एमएलएस को इसके थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अब इसके बाद ना आर्टिकल में ये कहा जाता है कि ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को फायदे तो बहुत हैं, लेकिन ना दिखते भी बहुत हैं। इतना आसान नहीं है जितना सोचा गया है। दिखते क्या है? सबसे पहली दिक्कत तो ये है हमारे लॉज को ना कोडिफाई करने की आवश्यकता है। कोडिफाई करने का मतलब पता है क्या है? इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है लॉ की, आम आदमी को तो समझ में ही नहीं आता यार लिखा क्या है यार, आसान भाषा में लिखो ना। सेम वैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, अरे कहना क्या चाहते हो, इतना कॉम्प्लेक्स लॉ बनाया गया है। संविधान देख लीजिए, आपने लक्ष्मीकांत में शायद पढ़ा हो, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया था ना, उस संविधान सभा में ज्यादातर तो वकील थे, तो उन्होंने अपनी हिसाब से भाषा लिखवाई। आम आदमी के लिए वो भाषा समझना बहुत मुश्किल है। जैसे हमें बोला जाता है ना यूपीएससी के आंसर्स में आप आसान भाषा लिखिए, जार्गन्स का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये बात इनको भी सिखानी चाहिए जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं कि भैया आसान भाषा का इस्तेमाल करिए, मुश्किल मत बनाइए चीजें। दूसरी चीज देखो, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, पार्लियामेंट से पास हुआ, अब ये ना ट्रांसलेट होगा, मान लीजिए तमिलनाडु में जाकर तमिल में ट्रांसलेट होगा, इंग्लिश से तमिल में जाएगा ना, तब तक तो इसका मतलब ही चेंज हो चुका होगा। अब बहुत बार ना इंग्लिश की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं मिलती दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में, यह दिक्कत है। राइटर ये कहते हैं देखो कोई भी कानून बनाए सरकार, दो चीजें होती है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, पेरेंट एक्ट और सबऑर्डिनेट पीस। सोचिए क्या मतलब है, डिफरेंस क्या है एक्ट और सबऑर्डिनेट पीस के बीच में। देखो एक्ट तो वो होता है जो पार्लियामेंट से बिल पास होता है। अब कई बार ना पार्लियामेंट से बिल पास होकर एक्ट बन जाता है ना, उसमें भी एक लाइन लिखी होती है कि सरकार इस चीज से संबंधित रूल्स बना सकती है। फिर सरकार एक्ट के एक प्रोविजन के अनुसार कुछ रूल्स बनाती है, फर्दर डिटेल में जाने के लिए वो होता है सब ऑर्डिनेट पीस। समझ गए? मतलब कानून तो जो पार्लियामेंट से बनता है, लेकिन कानून में कोई एक आधी लाइन लिखी होती है डिटेल में जाने के लिए कि इससे संबंधित सरकार रूल्स बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक्ट में बना दिया, एक्ट में ये बोल दिया सिंपली मोटर व्हीकल एक्ट में कि सरकार फाइन लगा सकती है उन लोगों के ऊपर जो ट्रैफिक लॉज का वायलेशन करते हैं। अब इसमें यह नहीं बताया गया कितना फाइन लगेगा, लेकिन बाद में फाइन से संबंधित रूल्स सरकार ने बना दिए, तो यह हुआ सबऑर्डिनेट पीस। समझ गए? ये फर्क है एक्ट और सबऑर्डिनेट पीस के बीच में। एक्ट के आने के बाद सब सरकार एक्ट के किसी प्रोविजन को लेकर फर्दर रूल बनाती है, तो वो होता है सबऑर्डिनेट पीस। तो ना
इंटरफेस ऐसा होना चाहिए, मतलब लास्ट का इंडिया कोड पोर्टल पे सभी कानून एक जगह पे आसान भाषा में, कानून के अंदर जो रूल सरकार ने बाद में बनाए हैं एक जगह पे आसान भाषा में, तब जाके फायदा होगा। नेक्स्ट चीज, अभी तो देखो कोविड का एग्जांपल देते हैं। कोविड-19 की महामारी के दौरान ना धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी नोटिफिकेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी नोटिफिकेशंस, कितनी नोटिफिकेशंस आई, बहुत ज्यादा। मतलब नोट्स बनाने बैठेंगे तो 4-5 नोटबुक्स तो आराम से भर जाएंगी। इसके बाद ना राइटर ये बोलते हैं एक सेंट्रल लॉ इंजन होना चाहिए, मतलब एक कॉमन वेबसाइट सारे लॉ से संबंधित। अब किसी महाराष्ट्र में किसी एंटरप्रेन्योर को कोई कंपनी खोलनी है, सीधा जाए इस वेबसाइट पे, पूछे कि भैया मुझे क्या कॉम्प्लायंस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुझे ओपन करनी है, किन किन कानूनों का मुझे पालन करना है, एक बारे में बता दीजिए, ताकि मैं डिसीजन ले सकूं मुझे करना है या नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब कोई जानना चाहता है कि मैं इस स्कीम का बेनिफिशियरी हूं या नहीं हूं, सीधा जाए इस सेंट्रल लॉ इंजन वाली वेबसाइट पे, देखे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पता लग जाएगा कि वो एलिजिबल है या फिर नहीं है। अब ये वाली बात तो मैंने आपको बताई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटीजन के ग्रीवेंसेस को एनालाइज करेगी और बताएगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या एमएलए को कि भैया काम कर लो, सिटीजन्स की दिक्कतें आ रही हैं, खाली मत बैठो। मीडिया रिस्पॉन्सेज को एनालाइज कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर फर्दर रेड फ्लैग कर सकता है। अब इसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कई सारे देशों में तो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है पार्लियामेंट्रियंस के लिए। जैसे यूएसए का एग्जाम्पल है, यूएसए के जो पार्लियामेंट्रियंस है ना, वो इस्तेमाल कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बिल, अमेंडमेंट, करंट लॉज, सबके बीच में अगर डिफरेंस को एनालाइज करना हो ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। इसके बाद नीदरलैंड का एग्जाम्पल लीजिए। नीदरलैंड में जो प्रतिनिधि है ना, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी स्पीच देते हैं वो आसानी से टेक्स्ट फॉर्म में आ जाती है। समझ गए? मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बंदा बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रतिनिधि क्या स्पीच दे रहा है उसको फिर नोटबुक में वो लिखेंगे, उसको पब्लिश करेंगे। नहीं, स्पीच टू राइट फंक्शन है, जो भी स्पीच दी जा रही है वो ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से टेक्स्ट फॉर्म में आ जाती है। इंसान के बजाय मशीन सुनती है। अब इंसान मशीनों को गुलाम बना रहा है, आने वाले समय में हो सकता है मशीन इंसान को गुलाम बना ले। आजकल वैसे देखने को मिल भी रहा है, कई सारी मूवीज भी इस पे आ चुकी हैं। खैर, जापान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल देखिए, जो बिल वहां पे पास होता है ना, अब समरी देनी होती है मीडिया को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ऑटोमेटिक समरी जनरेट हो जाती है, ऑटोमेटिक हाइलाइट्स बन जाती हैं। इसके अलावा दिन में जो भी काम हुआ उसकी ऑटोमेटिक हाईलाइट जनरेट हो जाती है। हमारे देश की बात करते हैं। इसके बाद इंडिया की। इंडिया भी देखो इनोवेट तो कर रहा है इस क्षेत्र में, कैसे पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज को और ज़्यादा डिजिटल बनाया जाए। वन नेशन वन एप्लीकेशन का कंसेप्ट आया, निशान बोल रहा हूं, नेशनल ई विधान पोर्टल आया। वन नेशन वन एप्लीकेशन तो उस प्रकार की है कि सारी गवर्नमेंट सर्विसेज से एक ही एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सको। नेशनल ई विधान पोर्टल लेजिस्लेचर की जो एक्टिविटीज होती हैं हाउस में, उसको पेपरलेस बनाया जा सके, उससे संबंधित है ये नेशनल ई विधान पोर्टल। अब लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, फर्दर ये इस्तेमाल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि जो इतना सारा डेटा सेट है ना, सेंसस का, हाउस होल्ड कंजप्शन का, टैक्स पेयर्स का डेटा, बेनिफिशरीज जो हैं अलग अलग स्कीम्स के, वो डेटा, इस सारे डेटा की सहायता से ना सिमुलेशन किया जा सकता है। सिमुलेशन मतलब अगर ये स्कीम हम लॉन्च करेंगे तो इसका कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा, कितने लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा, कितना इनकम लेवल इंप्रूव होगा, वो सब पहले ही मॉडलिंग की जा सकती है कंप्यूटर पर बैठ के। ये सारा काम कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान के लिए इतनी सारी कैलकुलेशंस एक ही समय में करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो राइटर लास्ट में ये बोलते हैं, देखो कोविड-19 की महामारी के बाद ना डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और ज़्यादा तेजी से चलने लगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ के लिए। बट बस एक बात का ख्याल रखा जाए, ये मीन्स टू एंड है, मतलब एक बड़ा पर्पज सर्व करने का इस्तेमाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ना बन जाए अपने आप में। समझ गए? जैसे गांधी जी हमेशा बोलते हैं, मीन्स अगर खराब हैं तो एंड अच्छे नहीं हो सकते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कैसे एआई का यूज़ किया जा सकता है लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। अब देखो क्वेश्चंस देख लीजिए। एक क्वेश्चन तो पहले मैंने आपको दिया, एक और क्वेश्चन ये भी यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। एंकर्स को बाइकआउट करने से संबंधित जो डिसीजन है ना विपक्ष का, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन
आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 2014 में यूपीएससी पूछ चुकी हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन। एक और प्री का क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।